सबसे पहले सबसे आसान सर्किट से स्टार्ट करते हैं ना, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। अगर स्टेडी स्टेट है तो यहाँ पे हम ट्रांजिएंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक लेक्चर में ये भी बता रखा है ना कि स्विच को क्लोज करते हैं, फिर ट्रांजिएंट करंट भी फ्लो होता है, फिर थोड़ी देर के बाद स्टेडी स्टेट आता है, ठीक है। तो हम सिर्फ स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रांजिएंट नहीं। सर्किट कनेक्टेड है और बहुत देर से कनेक्टेड है। तो मैं सबसे पहले आपको सोर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एसी सोर्स है, इसको हम Vm sin ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सोर्स को V एंगल 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पोलर फॉर्म कहेंगे, पोलर फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वोल्टेज है ना, अगर वोल्टेज है तो Vm sin ओमेगा टी लिखेंगे, या फिर जनरल कोई क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A sin ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। जहाँ पे A क्या हो जाएगा, एक साइनसॉइडल वेरिएशन है तो A उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा और 5 फेज डिफरेंस, ठीक है। ओमेगा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, जहाँ पे एफ इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए दो कंडीशन है। एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है किसी तरह मैनेज करके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर ये भी नेगेटिव है तो इसको भी आपको मैनेज करके पॉजिटिव करना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं, और फाई को हम क्या बोलेंगे, ये फेज डिफरेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 5 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, इसका फेज डिफरेंस कितना होगा? हाँ, है ना। तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5 साइन ओमेगा टी प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे इस फॉर्म में प्लस है तो प्लस आपको लाना है, उसके बाद माइनस 30 डिग्री, है ना। अब ये 5 की जगह पे है तो फेज डिफरेंस इसका हो जाएगा माइनस 30 डिग्री। माइनस लगा हुआ तो हम ये कहेंगे ये रेफरेंस से ये 30 डिग्री लैग कर रहा है। ये समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ -5 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ये मान लो एक्स टी इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? हाँ, नहीं है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे माइनस साइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन तो नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब माइनस हटाने के लिए आप क्या कैसे मैनेज करोगे इसको ना? माइनस साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, है ना। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस पाई भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा प्लस पाई भी लिख सकते हैं। इसको हटाओ, माइनस को डील करने के लिए आप इस थीटा में से 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट भी कर दो, ये भी कर सकते हो, और 180 डिग्री ऐड भी कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ये तो तुम माइनस साइन थीटा जानते ही हो, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और इसको तुम क्या लिखोगे, माइनस ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी वेक्टर में अगर माइनस लगा हुआ है तो उसके बदले तुम 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, 180 डिग्री ऐड भी कर सकते हो। देखो 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, थीटा माइनस 180 डिग्री। अब 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन, 0 डिग्री का वेरिएशन, 360 का मतलब 0 डिग्री। तो तुम इसमें 0 डिग्री ऐड भी तो कर सकते हो, तो 0 डिग्री के बदले तुम 360 डिग्री ऐड कर दो, कोई वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। तो इक्वल टू इसको तुम क्या लिखोगे, थीटा प्लस 180 डिग्री, ठीक है। या फिर तुम वेक्टर फॉर्म में देखो, मान लो कि ये कोई वेक्टर है, इसमें कोई एंगल ऐड करने का क्या मतलब होता है, कोई एंगल अगर ऐड कर रहे हो तो उतने एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना।
अगर एंगल सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उतनी ही एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो अगर तुम 180 डिग्री ऐड कर रहे हो, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मूव करोगे तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक अपोजिट है तो माइनस साइन आ गया। अगर तुम 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तब भी तो यहाँ पे ही आओगे, ठीक है, तब भी माइनस आ गया। तो 180 डिग्री ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना बराबर ही है। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे कोई वेक्टर है, इसमें तुम अगर 30 डिग्री ऐड कर रहे हो तो ये वेक्टर ऐसे रोटेट कर जाएगा, और 30 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ये वेक्टर ऐसा बन जाएगा। तो अब तो अलग अलग वेक्टर आ गया, तो सिर्फ 180 डिग्री के केस में ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, 180 डिग्री ऐड भी कर सकते हो माइनस हटाने के लिए। तो 5 साइन ओमेगा टी, 180 डिग्री ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, और अगर 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 साइन ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री करोगे तो माइनस 210। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी है कि फाई का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ये 180 डिग्री से कम रखते हैं जनरली रिप्रेजेंटेशन में। अब इस केस में क्या हो रहा है, फाई का मैग्नीट्यूड माइनस 210, 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसमें देखो ये पॉजिटिव है, फ्रीक्वेंसी भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड इसका आ जाएगा 5 और फेज डिफरेंस 150 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस बताना है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मैं आपको रेफरेंस दे दे रहा हूँ। रेफरेंस जो है ये 5 साइन ओमेगा टी जो है ये मान लो रेफरेंस है। आपको 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में लाना है। तो अब कॉस को हटाने के लिए किसी तरह मैच इसकी जगह साइन लाओगे, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा प्लस 90 भी होता है, और दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। तो ये हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी नहीं होना चाहिए, तो हम ये यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 साइन, ये थीटा है ना, ओमेगा टी प्लस 30 ये थीटा है, इसमें तुम 90 डिग्री ऐड कर दोगे। अब ये आ जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी बताना है। ओमेगा की जगह इसलिए तो फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है मैंने। तुम किसी भी प्रोसीजर से करो, हो सकता है कि पहले बाहर वाले माइनस साइन को हटाना चाहोगे, किसी को भी पहले करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर मैं इस माइनस को पहले हटाना चाहूँ, है ना, तो माइनस कॉस थीटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस पाई कर दे, है ना। थीटा प्लस पाई अगर करोगे तो ये हो जाएगा 5 कॉस 30 माइनस पाई टी प्लस 180 डिग्री, तो 5 कॉस 30 माइनस पाई, अब ये हो जाएगा 210 माइनस पाई टी। इसके बाद इसको अगर हम साइन में करें तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, 5 साइन 90 और ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 300 माइनस पाई टी। या फिर हम ऐसे, आसान ये भी है, जैसे भी करो, ठीक है, तुम जैसे चाहो इसको कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको पॉजिटिव करना है ना, तो तुम इसको लिखोगे
5 साइन, इसको तुम माइनस थीटा लिख सकते हो ना, माइनस पाई टी माइनस 300 लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस फिर बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5 साइन पाई टी माइनस 300। फिर इस माइनस को हटाना पड़ेगा, इसके लिए तुम क्या करो, 180 डिग्री ऐड कर दो, यहाँ माइनस दिख रहा है तो ऐड कर दो, अगर प्लस दिख रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर दो, तभी फेज डिफरेंस का मॉडुलस 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ये आ जाएगा 5 साइन पाई टी, और 180 डिग्री अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 120 डिग्री। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 120 डिग्री, और ओमेगा की जगह पे कितना है, पाई, तो 2 पाई इंटू एफ इक्वल टू पाई, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। अब पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म कर लेते हैं। अगर कोई वोल्टेज सिग्नल दिया हुआ Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई इसका फेज डिफरेंस होता है। हम पोलर फॉर्म में साइन ओमेगा टी नहीं लिखते, ठीक है, पोलर फॉर्म में सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसका फेज डिफरेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम वी वेक्टर लिखेंगे, अगर आप मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दोनों दो क्वांटिटी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी हो जाती है ना, मैग्नीट्यूड भी और फेज डिफरेंस भी। तो हम 2 डायमेंशन के में जब भी लिखेंगे तो इसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड Vm और एंगल फाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ करी है, मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करी, Vm इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तुम इसकी RMS वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, Vm/√2 एंगल फाई। इसको मैं सिंपली V एंगल फाई लिख रहा हूँ। तुम चाहो तो मैक्सिमम वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो और RMS वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम मैक्सिमम वैल्यू V की लेते हो तो जैसे करंट तुम इसमें पता लगाओगे तो करंट के लिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन यूज़ करोगे ना, तो अगर तुमने मैक्सिमम वैल्यू के साथ वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन किया है तो करंट भी पोलर फॉर्म में जो आएगा, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा तुम्हारे को। अगर तुमने वोल्टेज की RMS वैल्यू यूज़ करी तो करंट की भी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो RMS वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये 5 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू मान लिया कि 10 ओम दिया हुआ है, तो करंट इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, V वेक्टर डिवाइडेड बाई R। V वेक्टर क्या यूज़ करोगे, 5 एंगल 0 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 10 है, तो ये हो जाएगा 0.5 एंगल 0। तो ये 0.5 कौन सी वैल्यू होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर तुम वोल्टेज का RMS वैल्यू यूज़ करो तो यहाँ पे भी करंट की RMS वैल्यू यूज़ आएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरह से ये पोलर फॉर्म हो गया। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर कोई वेक्टर V इक्वल टू Vm एंगल फाई दिया हुआ है, ये मैं सिंपली V एंगल फाई दे रहा हूँ, ठीक है। V कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर RMS वैल्यू, मिनिमम नहीं RMS। हाँ, तो इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा V cos फाई प्लस J V साइन फाई। मैं आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखा देता हूँ, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस। ये जानते हो ना, ये तो जानते ही होगे ना, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये। पोलर फॉर्म में क्या करते हैं हम, ये जो क्वांटिटी ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुमने वेक्टर ड्रॉ किया है तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वही तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे अगर ये 5 है तो यहाँ पे हमारे को 5 यूनिट का लेंथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और उसकी लेंथ कहाँ से बनाओगे, तुम कोई भी वेक्टर बनाओगे तो ऑरिजिन से ही बनाओगे, तो ऑरिजिन से लेंथ क्या होनी चाहिए, अगर ये 5 एंगल 30 डिग्री है तो ऑरिजिन से लेंथ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब ऑरिजिन से लेंथ 5 तो का तो एक सर्कल भी बन सकता है ना, एक सर्कल जिसका रेडियस 5 हो, उसके सारे पॉइंट ऑरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे। उसके लिए आपको तो कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एंगल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 होना चाहिए और एंगल 30 डिग्री। तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये लेंथ 5 है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट में समझ में आया कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है और एंगल का क्या मतलब होता है। एंगल हम हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, ये एक वेक्टर है ना, इसका एंगल कितना लग रहा है आपको, -30 डिग्री। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, एंगल कैसे मेजर करना है, ये तो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो ना, हम इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। मान लो कि ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, हाँ 330 डिग्री। अब मैंने बताया कि आप इसमें से 360 डिग्री कभी भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसमें से 360 डिग्री अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -30 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो भी एंगल आ रहा है उसका हम नेगेटिव लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो भी एंगल आ रहा है उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड और एंगल का मतलब समझ में आ गया। पोलर कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर को या एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेंथ की जरूरत होती है और दूसरा एंगल की जरूरत होती है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोनों लेंथ की जरूरत होती है। अगर आपको यहां से लेकर के इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, और आप दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, एक इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और दूसरा इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, है ना। तो इस डायरेक्शन में पहले अगर मूव करो तो इतना मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मूव करना पड़ेगा वो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जितना मूव करना पड़ेगा ये इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में दिया, पोलर कोऑर्डिनेट में ये लेंथ दिया हुआ है और ये एंगल भी दिया हुआ है, ये लेंथ मान लें कि आपको r दिया हुआ है और ये एंगल फाई दिया हुआ है। पोलर में अगर दिया हुआ है तो ये तो r और फाई पता ही होगा, तो ये लेंथ कैसे पता लग जाएगा, ये r cos फाई हो जाएगा। और ये ऊपर का लेंथ है ना, ये अलग डायमेंशन है, तो इसको हम j से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ये j r sin फाई। तो पोलर और रेक्टेंगुलर समझ में आ गया। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r एंगल फाई है ना पोलर फॉर्म में, इसको हम r cos फाई प्लस j r sin फाई भी लिख सकते हैं ना। r कॉमन लो, इसको हम cos फाई प्लस j sin फाई। cos फाई प्लस j sin फाई क्या होता है, e टू पावर j फाई, इसको हम r e टू पावर j फाई भी लिखेंगे, जहाँ पे j क्या है, √(-1). ठीक है, अब इतना बेसिक पढ़ने के बाद फिर से सर्किट पे आते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे v एंगल फाई लिख रहा हूँ तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो जनरली हम ये जो एंगल होता है, एंगल कभी भी किसी लाइन का फिक्स नहीं होता, एंगल हमेशा दो लाइन के बीच का होता है ना, कि हम एक लाइन के रेस्पेक्ट में कहते हैं दूसरे लाइन का एंगल इतना है, ठीक है। तो पहले हमारे को रेफरेंस चूज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस लाइन का एंगल क्या है, नहीं बता सकते, ठीक है, हम पहले रेफरेंस चूज करते हैं कि अगर हमने ये रेफरेंस यूज़ किया, इसको अगर हमने 0 डिग्री कहा, तो अब हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर के हमारे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 डिग्री जाना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे इस लाइन का जो एंगल है वो 20 डिग्री है। तो इसी तरह हम सर्किट में कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस चूज़ करेंगे, ठीक है। वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, आप रेफरेंस कुछ भी चूज़ कीजिए, उससे आपका कभी भी कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। एक रेफरेंस चूज़, दो रेफरेंस चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको 0 मान लिया तो अब इसको आप 0 नहीं मान सकते हो ना, ठीक है। तो एक रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली ज़्यादातर केस में सर्किट में जो सोर्स वोल्टेज होगा उसका रेफरेंस 0 चूज़ कर लेंगे। तो इसको हम वी एंगल 0 लिख रहे हैं, और जब डायग्राम बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नॉर्मली 0 डिग्री के रेफरेंस से यूज़ करेंगे। तो वेक्टर अगर हमको वोल्टेज सोर्स को दिखाना हो तो उसका लेंथ हम
v लेंथ के बराबर बना देंगे और x एक्सिस के लॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस चूज कर लिया। अब मान लो कि यहाँ पे r है, जैसे r इक्वल टू 2 ओम दिया हुआ है, तो हमारे को सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करने के लिए इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे हम। r इक्वल टू 2 ओम है, तो इसको तुम इस इम्पीडेंस को रियल इम्पीडेंस मानोगे या इमेजिनरी इम्पीडेंस मानोगे? ठीक है, ये रियल एक्सिस है और यहाँ पे ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसमें j तो नहीं लगा हुआ, सिंपल 2 ओम है, तो इसका इम्पीडेंस डायग्राम सिंपली r आ जाएगा, है ना। और हम z वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे सिंपली r, है ना। और v वेक्टर इक्वल टू क्या है? v एंगल 0। तो i वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा v वेक्टर डिवाइडेड बाई z वेक्टर, यह आ जाएगा v एंगल 0 डिवाइडेड बाई r का एंगल क्या होगा? ये रेफरेंस के अलॉन्ग है, तो r का भी एंगल 0, तो ये v बाई r एंगल 0, ये करंट वेक्टर आ जाएगा। तो वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, इम्पीडेंस भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम अगर RL लोड लें, ठीक है, इसका हम मान लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो L कितना इम्पीडेंस ऑफर करता है? j ओमेगा L, मतलब ओमेगा L तो इसका लेंथ होगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा इसका वेक्टर? ये इमेजिनरी एक्सिस, j इसमें लगा हुआ है ना, तो हम इम्पीडेंस वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे r प्लस j ओमेगा L, मतलब रियल एक्सिस के अलॉन्ग आप r यूनिट जाएंगे, ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, ओमेगा L, ये लेंथ जो होगा ओमेगा L होगा। तो अब टोटल इम्पीडेंस का लेंथ क्या हो जाएगा? इन दोनों लेंथ का वेक्टर सम, तो z का जो डायरेक्शन आएगा वो ये आ जाएगा, ये लेंथ r है, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस, है ना। तो अब ये r है और ये ओमेगा L है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर, और ये एंगल कितना होगा? अगर जैसे ये जो मैं कहूँ ये इम्पीडेंस जो दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है या पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको पोलर में मान लिया कि कन्वर्ट करना है, तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट तो ये मिल गया ना आपको, r इतना और j ओमेगा L, तो पोलर में कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करने के लिए आपको ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पता चला गया, ठीक है, और x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चाहिए, तो ये एंगल फाई मान लो, तो फाई एंगल कितना होगा? z इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा L होल स्क्वायर रूट अंडर एंगल क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ओमेगा L डिवाइडेड बाई r, और v का वेक्टर इसी डायरेक्शन में मान लिया है हमने। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? v वेक्टर डिवाइडेड बाई z वेक्टर, तो v को हम अब पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। जब भी हमारे को डिवाइड करना होगा, हम क्वांटिटीज को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो पोलर कोऑर्डिनेट में लिखो, अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो ये v एंगल 0 और z पोलर कोऑर्डिनेट में है r स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा L बाई r, इसको हम मॉड z से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे I वेक्टर क्या आ जाएगा? v डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर, और जब दो वेक्टर को आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों का एंगल में डिवीजन नहीं होगा, एंगल में सब्सट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस दिस क्वांटिटी, तो एंगल माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा L बाई r। I का इसी फेजर डायग्राम में I को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? I का वेक्टर किधर बनेगा? ये Z वेक्टर बना दिया हमने, V वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो I वेक्टर क्या होगा? I का ये मैग्नीट्यूड होगा
तो जैसे v को मान लो v ही रहने दो, r इक्वल टू 1 है, ओमेगा एल इक्वल टू भी 1 है, तो ये v बाई रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड i का जो मैग्नीट्यूड होगा v के मैग्नीट्यूड से, मान लो कि ये इतना है v, इतना बड़ा v है, तो i का मैग्नीट्यूड इससे रूट 2 टाइम्स कम होगा। और एंगल क्या होगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री, तो -45 के डायरेक्शन में आप v बाई रूट 2 के ये इतना i आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कहेंगे कि i वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, v एंगल 0 डिवाइडेड बाई मॉड z एंगल फाई। यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, तो i का एंगल क्या आएगा, यही फाई ऊपर जाके -5 बन जाता है ना। तो हम कहेंगे इम्पीडेंस डायग्राम में जो भी इम्पीडेंस का एंगल होता है वही करंट का एंगल, लेकिन नेगेटिव में हो जाता है। अगर इम्पीडेंस डायग्राम का में इम्पीडेंस एंगल पॉजिटिव है तो करंट का एंगल नेगेटिव हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस का एंगल होगा करंट वोल्टेज को उतने ही एंगल से लैग करेगा। यहाँ पे जो करंट का वेक्टर है ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना। तो ये z का जो ये फाई आ जाता है इसी को हम फेज एंगल या फेज डिफरेंस कहते हैं। फेज, इतना ही फेज डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव होगा, है ना। तो हम कहेंगे इफ अगर ये फाई इम्पीडेंस में पॉजिटिव है तो करंट में जाकर के नेगेटिव बन जाएगा ना। तो उसी बेसिस पे हम लैगिंग या लीडिंग डिसाइड कर लेंगे। ऐसे ही आप आरसी लोड के लिए कर सकते हो। तो आप आरसी के लिए करना, मैं आरएलसी के लिए तीनों का कर दे रहा हूँ एक साथ। आरएससी, आरएलसी और एलसी कर दे रहा हूँ मैं। हम आरएलसी ले रहे हैं। अब हमारे को मॉड जेड अगर देखना हो तो आर इस डायरेक्शन में होता है ना। एल कितना इम्पीडेंस ऑफर करता है, इसका इम्पीडेंस जे ओमेगा एल। तो अब जे ओमेगा एल ऊपर जाएंगे, है ना। तो अभी आप इतना यहाँ गए, फिर यहाँ से इतना ऊपर इस पॉइंट पे है ना अभी आप, और ये कितना इम्पीडेंस ऑफर करता है, माइनस जे 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई ओमेगा सी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और ये माइनस जे के डायरेक्शन में, तो माइनस जे का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो हम इतना मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। ये वेक्टर माइनस जे बाई ओमेगा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे ओमेगा एल और ये आर। अब इन तीनों का पहले वेक्टर सम करेंगे तो ओवरऑल इम्पीडेंस आएगा ना। तो इन दोनों का वेक्टर सम करना आसान है ना, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट सम या डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल किस तरफ आएगा, अभी मैंने ओमेगा एल का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाया है, तो ओवरऑल ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर आ जाएगा ये जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में आर। अब इन दोनों का एडिशन करना है, ना। ये तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो गया और ये पोलर कोऑर्डिनेट में, तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा z का। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और x, ये x एक्सिस है ना, रेफरेंस एक्सिस, इससे ये एंगल फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। अब i वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, v वेक्टर डिवाइडेड बाई z वेक्टर, v एंगल 0 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z एंगल फाई, या फिर v बाई मॉड z एंगल माइनस फाई। तो मॉड z की वैल्यू पुट कर दो, फाई की वैल्यू पुट कर दो, तो करंट का एंगल फिर से -फाई आ गया। मतलब करंट इस डायरेक्शन में बनेगा और ये एंगल आरसी सर्किट में
बढ़ता है ना, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है कैपेसिटेंस को बढ़ाने पे। नहीं समझ में आ रहा? पावर फैक्टर इसमें क्या होगा? आर बाई जेड होता है, या सिंपली कॉस फाई कर दे, कॉस फाई तो आर बाई जेड हो जाएगा। इस ट्रायंगल में कॉस फाई इक्वल टू आर और ये मॉडुलस जेड नहीं मॉडुलस ऑफ जेड, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई मॉडुलस ऑफ जेड। अब अगर हम इसी सिचुएशन को लेकर के चलते हैं, यहां पे अगर तुम c की वैल्यू कम करोगे तो क्या होगा, या फिर इसमें ऐसे करो, r बाई जेड क्या है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। तुम यहाँ पे ये बताओ ओमेगा एल ये टर्म ज़्यादा है या ये टर्म ज़्यादा है? इस डायग्राम में देख के बताओ 1 बाई ओमेगा सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या ओमेगा एल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? ओमेगा एल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी। तो ओवरऑल आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर। अब अगर तुम चाहते हो कि पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो, इसको ज़्यादा करने के लिए डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। आर को आप चेंज नहीं करें तो ये तो फिक्स है, इसको कम करना चाह रहे हैं तो ये कम कब होगा, जब ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी 1 बाई ओमेगा एल के बराबर हो जाए। 1 बाई ओमेगा सी की वैल्यू क्या है, कम है अभी, तो 1 बाई ओमेगा सी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये वैल्यू कब बढ़ेगी, कैपेसिटेंस को कम किया जाए। तो कैपेसिटेंस को अगर तुम यहाँ पे कम करोगे तो हम लिखेंगे इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा सी। अब अगर तुम कैपेसिटर को डाउन करोगे इसका मतलब पावर फैक्टर जो होगा वो इंप्रूव होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, आर है, तुमने फ्रीक्वेंसी को बहुत डाउन कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दिया, तो ये क्वांटिटी डाउन हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अब अगर मान लो कि जी ओमेगा एल इतना है और 1 बाई ओमेगा सी जो है ये लेंथ ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे पावर फैक्टर का क्या आ जाएगा, ओमेगा एल लेस देन 1 बाई ओमेगा सी है। और ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, मिनिमम 0 हो सकती है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो 0 कब होगा, जब ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी होगा। आरएलसी सर्किट में आप इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करोगे, तो जो ज़्यादा है उसको कम करो। तो 1 बाई ओमेगा सी अगर अभी ज़्यादा है तो सी को क्या करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए सी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में अगर सी को बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। यहाँ पे सी को घटाने से पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे सी को बढ़ाने पे पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, आरएलसी समझ में आ गया। अब हम एलसी करते हैं। ये V एंगल 0 है, ये क्या होगा, जे ओमेगा एल और ये माइनस जे 1 बाई ओमेगा सी। तो यहाँ पे इम्पिडेंस या तो जे के डायरेक्शन में या माइनस जे के डायरेक्शन में, रियल एक्सिस के डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं, ये रियल एक्सिस है। मान लो कि ये जे ओमेगा एल है और ये माइनस जे 1 बाई ओमेगा सी है, तो अब ओवरऑल इम्पिडेंस किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे के डायरेक्शन में। ये जो आ जाएगा और सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट कर दो, इतना बचेगा, ये हो जाएगा जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा एल कम है तो ये क्वांटिटी अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी, तो ये नीचे की तरफ दिखा दिया हमने, है ना। तो ये जेड वेक्टर आ गया। अब मैं पूछूं जेड वेक्टर का एंगल क्या आ जाएगा, इसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, और चूंकि नीचे की तरफ है तो एंगल इसका माइनस 90 ही आना है, और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे आर भी रहता तो आर इतना भी हो सकता है, आर इतना भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल हम पहले से नहीं बता सकते थे, है ना। लेकिन अगर आर नहीं है तो श्योरली माइनस 90 डिग्री होगा। तो अब करंट वेक्टर हो जाएगा V एंगल 0 डिवाइडेड बाई मॉड जेड एंगल फाई। तो V बाई मॉड जेड की जगह आप इतना पुट कर देंगे, और एंगल माइनस 90 है तो माइनस 90 ऊपर आ करके प्लस 90 हो जाएगा।
तो अगर प्योर एलसी सर्किट है और हम इसमें क्या कहेंगे, कैपेसिटर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, जिसका इम्पीडेंस ज़्यादा होगा, वो डोमिनेट कर रहा है ना, वो डोमिनेट करेगा। ये सीरीज सर्किट में वैलिड है। पैरेलल सर्किट में जिसका इम्पीडेंस कम होगा वो डोमिनेट करेगा। इसको मैं बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज सर्किट में क्या हो गया, देखो डोमिनेशन कैसे पता लगाते हैं। अगर सीरीज सर्किट में तो करंट तो बराबर ही होगा दोनों के क्रॉस, तो करंट से तो कंपेयर नहीं कर सकते। वोल्टेज किसके क्रॉस ज़्यादा होगा, करंट अगर सेम है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जिसका इम्पीडेंस ज़्यादा है उसके क्रॉस ज़्यादा होगा, तो करंट में इक्वल है। और वोल्टेज किसका ज़्यादा है, कैपेसिटर के क्रॉस ज़्यादा है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, तो कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है। अगर दो रेजिस्टेंस, हम सिंपल रेजिस्टेंस की बात कर लें, अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है ना, R1 R2, तो अब तुम देखो दोनों के क्रॉस वोल्टेज तो हमेशा ही सेम रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो पैरेलल में जो इम्पीडेंस कम है वो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे सीरीज है और ये ज़्यादा, तो हम कहेंगे यहाँ पे कैपेसिटर डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो करंट क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा ना। सीरीज सर्किट में करंट लीड कर रहा है, और कितने से लीड करेगा यहाँ पे फिक्स भी हो जाता है 90 डिग्री से। अब अगर मैं L का वेक्टर ज़्यादा बना दूँ, इसको कम कर दूँ, तो ओवरऑल ये ऊपर जाएगा है ना। तो इम्पीडेंस डायग्राम में एंगल पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव 90, और ये फिर जब ऊपर जाएगा तो -90 आ जाएगा। तो एलसी सर्किट में अगर L डोमिनेट कर रहा है तो करंट -90 लैग करेगा 90 डिग्री से। इसका पावर फैक्टर कितना होगा, cos 90 हो या cos -90 हो, हमेशा ही 0 होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, करंट हम लोग आइडियल केस पढ़ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कोई भी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही ना, और करंट इन्फिनिटी तो फिर पावर क्या होगा, इनफाइनाइट पावर होगा। इनफाइनाइट पावर होगा तो सर्किट बंद होकर के जल जाएगा। तुम इंडक्टर कैसे बनाओगे, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का मटेरियल बताओ। इंडक्टर कभी देखा है, कॉइल होता है ना, तुम बहुत सारे वायर को इस तरह से उसका कॉइल बना दो, ये इंडक्टर है। तो ये तो कोई कंडक्टिंग वायर ही होगा ना, कंडक्टिंग वायर तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कभी भी एक इंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस भी होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। और अगर दोनों का मैच कर दिया गया तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 ही हो जाएगा और स्मॉल रेजिस्टेंस होगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसी को हम रेजोनेंस का केस कहते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो पावर बहुत ज़्यादा होगा, सर्किट बंद कर जाएगा। डोमिनेट का मतलब इसमें नहीं समझ में आया। दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, डोमिनेट कैसे देखोगे, या तो करंट कंपेयर करोगे दोनों में या फिर वोल्टेज कंपेयर करोगे। जब तुम करंट कंपेयर करोगे तो दोनों में तो करंट सेम ही आएगा, तो करंट का कंपैरिजन करके तो डोमिनेशन पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वोल्टेज कंपेयर कर लो, तो R1 और R2 में वोल्टेज किस बात पर डिपेंड करेगा, करंट तो सेम ही आ रहा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगा। कम कैसे आएगा, क्या फिर अब फाइनली बताओ ज़्यादा आएगा या कम आएगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। R1 इज ग्रेटर देन R2, तो इस सर्किट में VR1 और VR2 में से कौन ज़्यादा होगा। VR1 ज़्यादा होगा, क्यों। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, I तो दोनों में बराबर है, लेकिन VR1 ज़्यादा है तो यहाँ पे R1 डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर पैरेलल वाला करना हो, है ना, तो पैरेलल में क्या करोगे, वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस सेम है, करंट किस में ज़्यादा होगा, अगर R1 ज़्यादा है R2, तो अब IR1 और IR2 में बताओ कौन ज़्यादा होगा।
तो ज़्यादा करंट R2 में फ्लो होगी क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में बराबर ही है ना। I तो ज़्यादा कौन होगा, IR2 ज़्यादा हो जाएगा। तो वोल्टेज दोनों में बराबर है लेकिन करंट R2 में ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, R2। लेकिन R2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, कम है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है, वो डोमिनेट करेगा, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वो डोमिनेट करेगा। आपको करंट मैंने दे दिया Im साइन ओमेगा t माइनस 5, तो इसमें Im और फाई की वैल्यू बतानी है इस सर्किट में, ये जो करंट होगा इसमें। पहले हम इसमें स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में पता लगाएंगे करंट की वैल्यू। तो I वेक्टर इक्वल टू V वेक्टर डिवाइडेड बाय Z वेक्टर। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, 10 एंगल 0 ना, ओमेगा t प्लस 5, रेफरेंस इसका ये 0 ही हो जाएगा। मॉड Z कितना आ जाएगा, Z वेक्टर इक्वल टू आएगा 5 प्लस J17 माइनस J5, यह आ जाएगा 5 प्लस J12, यह आ जाएगा 13 एंगल tan इनवर्स 12 बाई कितना आ जाएगा, ये 63 डिग्री। तो 10 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 13 एंगल 67.3, तो ये 10 बाई 13 एंगल माइनस 67.3। तो अब ये तुम्हारे को मैग्नीट्यूड आ गया, और ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करनी होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बाई 13 साइन ओमेगा टी और प्लस 5, तो प्लस लिख कर माइनस माइनस हो जाएगा 67.3, तो 5 की वैल्यू 67.3 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनपुट से ज़्यादा हो सकता है? पहले कैलकुलेट करो और देखो कि ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंडक्टर करंट, तो करंट का मैग्नीट्यूड इनटू ओमेगा एल का मैग्नीट्यूड, जी ओमेगा एल का मैग्नीट्यूड, है ना। वोल्टेज वेक्टर इक्वल टू करंट वेक्टर इनटू इम्पीडेंस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड हमने ले लिया। करंट कितना है 10 बाई 13 और ओमेगा एल कितना है 17, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 13, ठीक है, इतना लगभग इतना आ जा रहा है। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 13 वोल्ट आ गया, और इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से भी ज़्यादा आ गया ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है, तो √2 से डिवाइड करोगे तो RMS वैल्यू भी ज़्यादा ही आएगी। अच्छा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसका एंगल क्या होगा, करंट का एंगल इनटू इस क्वांटिटी का एंगल, इनटू नहीं, अगर मल्टीप्लीकेशन है क्वांटिटी तो एंगल क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। हम लिखेंगे एंगल ऑफ VL इक्वल टू एंगल ऑफ IL प्लस एंगल ऑफ J ओमेगा L। तो एंगल ऑफ IL क्या है माइनस 67.3 प्लस इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे कि जो भी फेज डिफरेंस एंगल है, यही तो फेज डिफरेंस एंगल है, -5 है ना, प्लस 90 हो जाएगा इंडक्टर के क्रॉस। ये कितना आ रहा है 26.3 डिग्री। इसी तरह से कैपेसिटर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, करंट कितना है 10 बाई 13 और इसका मैग्नीट्यूड इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड 5, ये कितना आएगा
3.84 वोल्ट। और एंगल ऑफ VC क्या आएगा, करंट का एंगल है -67.3 और इस इम्पिडेंस का एंगल कितना है -90, तो ये +-90, ये कितना आ जाएगा -157.3। तो अब तुम इम्पीडेंस एक फेजर डायग्राम में सबको दिखा सकते हो। सबसे पहले हम वोल्टेज का फेजर 10 एंगल 0 दिखा दिया, करंट का फेजर 10/13 एंगल -67, तो ये मान लेते हैं कि -67 वाली लाइन है। तो यहाँ पे करंट का फेजर दिखा दिया हमने 10/13 कम है ना, तो 10 इतना दिखा है तो इसको थोड़ा कम दिखा देते हैं। ये I का फेजर आ गया। उसके बाद VL का फेजर क्या है 13 वोल्ट और 26 डिग्री पे, तो $13 वोल्ट है ना, इसको हम इतना दिखाते हैं और ये एंगल 26 डिग्री हो जाएगा, 26 डिग्री 26.3 डिग्री। VC का मैग्नीट्यूड कितना है 3.84 और एंगल माइनस, तो माइनस लगा हुआ तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और 157 डिग्री जाए ना, तो यहाँ से लेकर के हम 157 डिग्री यहाँ कहीं होगा। तुम नोटिस करो ये जो एंगल है ना, ठीक है, इससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, इसमें से 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल आ जाएगा। तो ठीक इसके अपोजिट बनाएंगे हम। ये बहुत आसान है देखना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3.84, तो मैं इतना दिखा रहा हूँ 3 को। ये क्या हो जाएगा, ये VC वेक्टर बना दिया, ये VL वेक्टर, ये I वेक्टर, ये इनपुट वेक्टर। VR किधर कितना होगा, VR इक्वल टू IR इंटू R। तो इसका तो एंगल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता, तो करंट के डायरेक्शन में ही होगा और मैग्नीट्यूड R से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R 5 है तो VR इसी डायरेक्शन में होगा और 5 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसको इतना ही दिखा रहा हूँ, ये VR वेक्टर हो जाएगा। तो देखो VL क्या कर रहा है, VR से 90 डिग्री लीड कर रहा है ना, VC VR से 90 डिग्री लैग कर रहा है, और VC और VL जो है ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। और RLC सर्किट में L के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, होगा नहीं, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है, कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज इससे इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं एक्सचेंज कर दें, इसको -j17 ओम कर दूं, इसको मैं, अच्छा, अब क्या दोनों के क्रॉस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है, या दोनों में से किसी एक के ही एक क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा, या दोनों के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा हो सकता है, दोनों के क्रॉस ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं इसको J112 ओम मान लूँ और इसको -j100 ओम मान लूँ, अभी इस केस में करंट कितना फ्लो होगा, करंट का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये दोनों सब्सट्रैक्ट होकर अभी भी 12 ओम देंगे, और 12 और 5 ये 13, तो करंट का मैग्नीट्यूड तो अभी भी उतना ही है, लेकिन इन दोनों इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड देखो कितना ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 10/13 इंटू 112 और यहाँ पे 10/13 इंटू 100 करोगे तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आ सकता है सोर्स से। रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज के बारे में क्या कहोगे? रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज या तो इनपुट वोल्टेज के बराबर हो सकता है या फिर इनपुट वोल्टेज से कम रहेगा, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसके क्रॉस और इसके क्रॉस वोल्टेज कम भी हो सकता है
बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है।